हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इंडियन ज्योग्राफी की शॉर्ट वीडियोस की सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज हम इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत का नदी तंत्र। भारत के नदी तंत्र को वैसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हिमालय की जो नदियाँ हैं, इसके अलावा दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं, और अंतर प्रवाह क्षेत्र की जो नदियाँ हैं, जो मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो इन 3 भागों के अंदर बांटकर हम इसको पूरे नदी तंत्र को पढ़ने वाले हैं। हिमालय का पहला शुरुआत में हम हिमालय से करने वाले हैं, जिसके अंदर भी हिमालय के जो नदी तंत्र है इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला आ जाएगा सिंधु नदी तंत्र। उसके बाद में सेकंड नंबर पर गंगा, जो प्रमुख जो भारत की प्रमुख नदी है, जिसमें गंगा नदी तंत्र आ जाएगा। उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, इन 3 भागों में हिमालय के जो नदी तंत्र इसको बांटकर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम आज की वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने इंडियन ज्योग्राफी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे, जाके जरूर देखना, जिसमें प्रमुख पर्वत, पठार और जो भी नदी द्वीप वगैरह थे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, और आज हम इसका जो नदी तंत्र है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। और इनके जो आपको नोट्स है, ये जो हैंडमेड नोट्स है, इनकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। और वहाँ पर अदर जो अपडेट्स है या छोटी छोटी जो करंट अफेयर से संबंधित न्यूज़ है वो भी मैं वहाँ पर डालती रहती हूँ, तो उसको जाकर जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम सिंधु नदी तंत्र, यानी कि हिमालय का जो पहला नदी तंत्र है जिसका नाम है सिंधु नदी तंत्र। उससे संबंधित जितने भी प्रमुख चीज़ें हैं, जितने भी प्रमुख फैक्ट है, और कौन कौन से विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य इस सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों से संबंधित रहने वाले हैं, वो सारी चर्चा हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिंधु नदी की जो लोकेशन है वो क्या है, और इसकी जो सहायक नदियाँ है उसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा ये मैप है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको मैंने पहले बताया था, तो झीलें हैं, एक का नाम है राकस या राक्षस ताल कह सकते हैं, और इसके पास में मानसरोवर झील है। ठीक है, इस राकस ताल के पास में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखरजोग ग्लेशियर या हिमनद। ठीक है, यहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है, और यहाँ पर जो लद्दाख है, लद्दाख के दमचोक से इसका प्रवेश भारत के अंदर माना जाता है। मैंने आपको जब दर्रे पढ़ाए थे तभी बताया था कि दमचोक और जिसुमले, उन दोनों के बीच में एक दर्रा पढ़ाया था ना, उमलिंगला दर्रा। तो जो लगातार मेरे वीडियोज़ में बने हुए हैं, वो आज जो दर्रे है उनका भी रिवीजन आपका होने वाला है। ठीक है, तो दमचोक और जिसुमले के मध्य है उमलिंगला दर्रा। यहाँ से दमचोक से इसका प्रवेश होता है भारत के अंदर, और यह लेह के पास से होती हुई 2 पर्वत श्रेणियों यानी कि लद्दाख और जास्कर। तो पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी का जो प्रवाह है वो किन 2 श्रेणियों के मध्य से होकर होता है, तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से होकर ये निकलती है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर चिल्लास जो स्थान है, यहाँ से ये पाकिस्तान के अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, सिंधु नदी का प्रवेश कहाँ से होता है, कौन सी 2 श्रेणियों के मध्य है, कौन सा शहर इसके बसा हुआ है किनारे पर, लेह बसा हुआ है, और कहाँ से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, इसके बाद में ये पाकिस्तान में बहती हुई जो अरब सागर है उसमें जाकर गिर जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे इसकी प्रमुख 5 सहायक नदियाँ है। ठीक है, इसकी जो प्रमुख 5 सहायक नदियाँ, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे चिनाब नदी, जो मुख्यतः इसकी सहायक नदी, यानी कि इस सिंधु नदी में एक ही नदी आकर मिलती है, लेकिन बाकी जो 4 नदियाँ हैं वो इस चिनाब नदी के अंदर आकर मिलती है, और उसके बाद ये चिनाब नदी सिंधु नदी के अंदर आकर मिल जाती है। तो इस चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बारालापचा दर्रा है, यहाँ से इसका उद्गम माना जाता है। फिर ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती हुई पाकिस्तान के अंदर आकर मिठान कोट स्थान है जहाँ पर ये सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है। ठीक है, तो उद्गम होता है बारालापचा दर्रे से, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और फिर पाकिस्तान में बहती हुई ये मिठान कोट के अंदर किसमें मिल जाती है, सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है। ठीक है, इस चिनाब नदी की 4 प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, सतलज, रावी, 3 सतलज, रावी और झेलम। जो व्यास नदी है वो सतलज की सहायक नदी है। एक बार देख लेते इसको। जो झेलम नदी है जो सिंधु नदी के जस्ट नीचे है। ठीक है, ये कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो जो बेरीनाग कह लीजिए, शेषनाग कह लीजिए, इससे जो झरना है यहाँ से इसका उद्गम होता है, और ये यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है यहाँ से बहती हुई यहाँ पर पाकिस्तान में आ जाती है, और पाकिस्तान में आकर ये किसमें मिल जाती है, चिनाब नदी के अंदर मिल जाती है। तो एक ही जो आप कह सकते हैं, एक ही जम्मू कश्मीर से ही इसका उद्गम होता है, और उसके बाद में ये जम्मू कश्मीर में बहती है, बाकी और किसी भी स्टेट के अंदर नहीं बहती है। ठीक है, तो झेलम नदी का जो प्रवाह क्षेत्र वो क्या है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, इस पर कुछ परियोजनाएं भी है, वो हम लास्ट में सारी परियोजनाएं एक साथ देख लेंगे, और उनको मैं ट्रिक के माध्यम से भी आपको याद करवा दूंगी। ठीक है, इसके बाद में हम देख लेते हैं जो चिनाब नदी है, इसके अंदर दूसरी नदी आके मिलती है, रावी नदी। इसका जो रावी नदी है इसका उद्गम होता है रोहतांग दर्रे से। कहाँ पर है रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में बहती हुई, पंजाब में बहती हुई ये रावी नदी पाकिस्तान के अंदर आकर मिलती है, किसके अंदर, चिनाब नदी के अंदर। तो रोहतांग दर्रे से रावी नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पाकिस्तान में बहती हुई ये चिनाब नदी के अंदर आके मिल जाती है। ठीक है,
इसके बाद इसी रोहतांग दर्रे से एक और नदी का उद्गम होता है। मैंने बताया था रोहतांग नदियों से दो नदियों का उद्गम होता है जो आपको दर्रे पढ़ाए थे, एक तो रावी और एक व्यास। ठीक है, फिर व्यास नदी जो है ये भी हिमाचल प्रदेश पंजाब में बहती हुई ये व्यास जो है ये सतलज के अंदर मिलती है। यानी कि एकमात्र इस सिंधु जो नदी तंत्र है इसकी एकमात्र नदी है जो पूर्णतः भारत के अंदर बहती है। ठीक है, ये प्रश्न 2-3 बार पूछा जा चुका है कि सिंधु नदी तंत्र की कौन सी नदी है जो पूर्णतः भारत के अंदर बहती है, ये है व्यास नदी। बाकी सारी नदी आप देखेंगे कि सारी नदियाँ भारत से उद्गम होता है और कहाँ जाकर पाकिस्तान के अंदर जाकर इसमें सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर इस रोहतांग दर्रा है, इसके पास में इधर यहाँ पर बिल्कुल जो हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है यहाँ से एक नदी का प्रवेश होता है जिसका उद्गम होता है राक्षस ताल से, जिसका नाम है सतलज नदी। तो सतलज नदी जो है इसका उद्गम होता है राक्षस ताल से, फिर यहाँ से शिवकिला दर्रे से ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश फिर उसके बाद में पंजाब में बहती हुई ये कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान के अंदर और चिनाब के अंदर जाकर मिल जाती है। तो अगर आप देखेंगे कि सिंधु नदी जो प्रमुख नदी है इसके अंदर मुख्यतः एक ही नदी आकर मिलती है जिसका नाम है चिनाब नदी। इस चिनाब नदी में 3 नदियां मिलती है, सतलज, रावी और झेलम। जबकि व्यास नदी जो है ये किसमें मिलती है, सतलज नदी के अंदर मिलती है। इस प्रकार से इसका क्या है नदी तंत्र है किसका, सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, ये मुख्य है जो हमें याद रखना है। इसके अलावा एक सामान्य जानकारी के रूप में आप एक और याद रखेंगे, लेकिन ये क्या है कि ये अक्साई चीन और जो पाक अधिकृत क्षेत्र है उसके अंदर आ जाता है, इसलिए इसका ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन कुछ एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सिंधु नदी जा रही है। ठीक है, इस सिंधु नदी है इसके अंदर एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है शोक नदी। आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी के अंदर लद्दाख क्षेत्र के अंदर उत्तर दिशा से मिलने वाली नदी कौन सी है, तो आप याद रखेंगे कि उत्तर दिशा से, देखिए दक्षिण से तो मिलने वाली कौन सी, चिनाब नदी है। ठीक है, लेकिन उत्तर दिशा से मिलने वाली है शोक नदी। शोक नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो यहाँ पर मैंने 2 ग्लेशियर लिखे, एक का नाम है सियाचिन और एक का नाम है रीमो ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर जो है इससे एक नदी का उद्गम है जिसका नाम है नुब्रा नदी, और ये जो रीमो ग्लेशियर है इससे एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है शोक नदी। इस शोक नदी का ये यहाँ पर लद्दाख में बहती हुई जो पीओके है, पाक अधिकृत क्षेत्र है, वहाँ पर ये जो आपको पढ़ाया था मैंने गिलगिट पढ़ाया था ना, जो श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ने वाला दर्रा था, बुर्जिल दर्रा। ठीक है, तो दर्रे याद आए होंगे आपको। तो यहाँ पर गिलगिट जाने वाला जो दर्रा था उसमें ये गिलगिट जो क्षेत्र है यहाँ पर शोक नदी जो है किसमें मिल जाती है, सिंधु नदी में। लेकिन ये क्षेत्र किसमें आता है, पीओके के अंदर आता है। ठीक है, जहाँ पर ये मिलती है, लेकिन इसका उद्गम होता है रीमो ग्लेशियर से जो कहाँ पर है, लद्दाख के अंदर है। ठीक है, और इसी यहाँ पर लद्दाख में जो सियाचिन है यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है नुब्रा नदी। ये यहीं पर लद्दाख के अंदर ही किसमें मिल जाती है, शोक नदी के अंदर मिल जाती है। आपको नुब्रा नदी के अंदर मैंने 2 कुबड़ वाले जो ऊँट है वो भी पढ़ाए थे। अभी करंट के अंदर बहुत चर्चा का है विषय है ये नुब्रा घाटी, तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे क्योंकि इस नुब्रा घाटी के अंदर जो 2 कुबड़ वाले बेल है वो पाए जाते हैं, और उनको भी वर्तमान के अंदर जो इंडियन आर्मी है जो यहाँ पर तैनात है LAC के अंदर, वहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे नुब्रा घाटी अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर एक गलवान नदी है जिसका उद्गम होता है यहाँ से, जो अक्साई चीन है ना यहाँ से इसका उद्गम होता है, फिर ये भारत के अंदर यानी कि लद्दाख में आती है और यहाँ पर आकर ये शोक नदी में मिल जाती है। तो शोक नदी की तो सहायक नदियाँ होगी नुब्रा नदी और गलवान नदी, और ये शोक नदी किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की। ठीक है, इतनी सी चीज़ें थोड़ी सी याद रखिएगा। ठीक है, ये नदी तंत्र हो गया। अब ये जो सिंधु नदी है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का कारण बनी हुई है। ठीक है, अभी तक भी है। 1960 के अंदर इससे संबंधित एक समझौता हुआ था जिसमें भारत और पाकिस्तान के मध्य 1960 यानी कि 19 सितंबर 1960 के अंदर एक समझौता हुआ था, सिंधु नदी जल समझौता। ठीक है, इसके अंदर जो ऊपर की 3 नदियाँ कौन कौन सी, सिंधु के बाद में झेलम और झेलम के बाद में चिनाब, ये 3 नदियाँ दे दी गई पाकिस्तान को। मतलब कि 3 नदियों का जो पानी का ज़्यादातर मतलब 80-20 का रेशो रखा गया, यानी कि 80% पानी जो है इन तीनों नदियों का वो पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% भारत को मिलेगा। जबकि नीचे की जो 3 नदियां हैं जो मुख्यतः भारत के अंदर बहती है जिसका नाम है रावी, व्यास और सतलज, इसके 80% पानी का यूज़ करेगा भारत और 20% करेगा पाकिस्तान। इस प्रकार से 80-20 का रेशो रख के 3 नदियाँ दोनों के अंदर बांट दी गई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो नदी जल विवाद है इसमें अक्सर इनके बीच में विवाद होता रहता है, क्योंकि भारत जो है कभी नदियों के ऊपर बांध वगैरह बना लेता है जिसकी वजह से पाकिस्तान को लेकर इसको समस्या होती रहती है। ठीक है, तो ये प्रमुख विवाद है और इससे संबंधित जो समझौता है ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी डेट आप पूरी डेट याद रखिएगा, 19/9/1960 यानी कि 19 सितंबर 1960। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनकी जो प्रमुख परियोजनाएं हैं जो इन नदियों के ऊपर है वो
ये देख लेते हैं उसकी जो मैंने छोटी छोटी सी ट्रिक लिखी है वो आपको याद करवाने के हिसाब से है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं झेलम नदी। सिंधु नदी के जस्ट नीचे झेलम नदी। झेलम नदी जो है इसके ऊपर एक प्रमुख परियोजना है जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का प्रमुख कारण है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर उरी परियोजना भी है। इसकी एक छोटी सी ट्रिक लिखी है कि जम्मू कश्मीर ने, यानी कि जेके आप याद रखते हैं, एक व्यक्ति है जेके। जेके ने क्या हुआ, उड़ती हुई बुलबुल को झेला। जेके ने एक बुलबुल उड़ रही थी, उसको उड़ती हुई बुलबुल को क्या कर लिया, झेल लिया। यानी कि जेके ने उड़ती हुई बुलबुल को झेला। उड़ती हुई मतलब सी उड़ी, बुलबुल से हो जाएगा तुलबुल और झेला से हो जाएगा झेलम नदी। इसी में नदी का नाम है, इसी में परियोजना का नाम है और इसी में स्टेट का नाम है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं कि कहाँ है, कहाँ कौन से स्टेट में है, सब इसी एक ट्रिक के अंदर ही है, ठीक है। तो जेके ने उड़ती हुई बुलबुल को झेला, ठीक है। एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि झेलम नदी है, उसके झेलम नदी, इसके पानी से दो झीलें बनी हुई है जिसका नाम, एक का नाम वुलर झील, एक का नाम है डल झील, ठीक है। दोनों फेमस है जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। और नेक्स्ट देख लेते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी की एक छोटी सी ट्रिक है, जनाब दुल्हन को लाल हार पहनाओ। कि जनाब दुल्हन को लाल हार पहनाओ, यानी कि शादी हो रही थी तब कहते हैं कि जनाब दुल्हन को लाल हार पहनाइए। जनाब का हो जाएगा चिनाब, ठीक है। जनाब से हो जाएगा चिनाब नदी, दुल्हन से हो जाएगा दुल्हस्ती, लाल से हो जाएगा सलाल और हार से हो जाएगा बगली हार। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं, ठीक है। इसके अंदर से ये दुल्हस्ती जो है ये भारत पाकिस्तान के अंदर मुख्य विवाद के जो बांध है ये मुख्य रूप से विवाद का कारण है, ठीक है। तो दुल्हस्ती, सलाल, बगली हार ये तीनों किस पर है, चिनाब नदी के अंदर, जो चिनाब नदी है इसके ऊपर स्थित प्रमुख परियोजनाएं हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे रावी नदी। रावी नदी का आप सिंपल से याद रखेंगे, पंजाब में रार हो गई। रार मतलब होता है ना कि लड़ाई हो गई, तो पंजाब में क्या हो गई, रार हो गई। रार हो गई थी, पूरी लाइन याद रखेंगे, पंजाब में रार हो गई थी एक बार। तो पंजाब से तो याद रह जाएगा कि रावी नदी का जो ये प्रमुख परियोजना ही है, ये पंजाब के अंदर स्थित है। इसके अलावा किस नदी पर, रावी नदी के ऊपर है। नाम क्या है, रणजीत सागर परियोजना। रा से रावी और रे से रणजीत सागर परियोजना। इसको थीन जो नदी घाटी परियोजना है वो भी कहते हैं, थीन परियोजना भी इसको कहते हैं। तो रार हो गई थी से भी याद रख सकते हैं थीन, ठीक है। आप इस चीज़ में ये भी याद रखेंगे कि ये जो रावी नदी है ना, ये अक्सर पूछा जाता है कि रावी नदी जो है किन पर्वतों के मध्य या किन श्रेणियों के मध्य होकर बहती है। जैसे सिंधु नदी है ना जो जास्कर और कौन सी लद्दाख श्रेणी के मध्य बहती थी, तो उसमें आप याद रखेंगे कि जो रावी नदी है ये पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों के मध्य बहती है। ये दोनों श्रेणियाँ मैंने आपको कहाँ बताई थी, जो मध्य हिमालय था उसके अंदर बताई थी ना। तो इन दोनों श्रेणियों के मध्य बहने वाली नदी का नाम है रावी नदी, ठीक है। इसके बाद में व्यास का सिंपल सा है ट्रिक, इसकी यही है बीपी, कि बीपी हाई हो जाती है, ठीक है। बीपी एचपी ऐसे भी याद रख सकते हैं। बी से हो जाएगा ब्यास नदी और पी से दो परियोजनाएं आएगी, P2 याद रखेंगे, पोंग और पड़ो। व्यास नदी के ऊपर दो परियोजनाएं हैं, पोंग और पड़ो, और दोनों ही कहाँ पर है, तो दोनों परियोजनाएं एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, ठीक है। ये जो पोंग परियोजना है इसे महाराणा प्रताप सागर परियोजना भी कहते हैं। और मैंने पहले बताया कि व्यास नदी एकमात्र नदी है जो पूर्णतः भारत में बहने वाली सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी है, ठीक है। इसके बाद में सतलज नदी है। इसकी ट्रिक है कि सरला, आप सरला की जगह सतलज भी याद रख सकते हैं कि सतलज हरि के नांगल में, नांगल हो रहा था घर का हरि का, तो सतलज जो सरला है वो हरि का नांगल था ना, उसके अंदर भांगड़ा करती हुई जा गिरी। कि हरि के नांगल में भांगड़ा करती हुई जा गिरी, कौन, सरला या सतलज। तो सरला से हो जाएगा सतलज नदी, हरि के हो जाएगा हरि के बैराज, ठीक है। जहाँ पर दोनों नदी आकर मिलती है ना, सतलज और व्यास नदी, ठीक है। जिसके जो बिंदु है, मिलन बिंदु, उस पर है हरि के बैराज। और ये हरि के बैराज पूछा जाता है कि कहाँ पर स्थित है, तो पंजाब के कपूरथला के अंदर ये स्थित है, ठीक है। नांगल में मतलब नांगल जो है ये भी पंजाब के अंदर है। भाखड़ा जो है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। और जागरी से मतलब है झाकरी, झाकरी मतलब नाथपा झाकरी इसका पूरा नाम है, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो दो बांध तो पंजाब में है, हरि के बैराज और नांगल, भाखड़ा और नाथपा झाकरी, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये दोनों बांध पास पास स्थित है, बिल्कुल एक बॉर्डर है इनके बीच में। इस तरफ तो हिमाचल प्रदेश है, इस तरफ पंजाब है, ठीक है। तो संयुक्त रूप से इसको बोला जाता है भाखड़ा नांगल। बोला उल्टा जाता है, लेकिन आपको सीधा याद रखना है कि पंजाब में नांगल है और भाखड़ा का है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो ये सिंधु नदी तंत्र और उससे संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारे इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है और याद भी करवाने का प्रयास किया है, मैं आपसे समझाने का भी प्रयास किया है। उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा आपको और समझ में भी आया होगा। तो चैनल जैसे भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब इससे भी अच्छी चीज़ें और इससे भी अच्छी शॉर्ट टिप्स मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, ठीक है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।